मुअम्मर गद्दाफी, चे गुवेरा, बेनितो मुसोलिनी, अडोल्फ हिटलर और न जाने कितने सारे नाम इतिहास में दर्ज हैं, जो लोग इस धरती पे आए और जिन्होंने कुछ महान किया, जिन्होंने कुछ ग्रेट किया, नेगेटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, डज़न्ट मैटर। कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें की, वो आज आप कैसे सीख सकते हैं? आज वो आप सीख सकते हैं बायोग्राफीज़ और बुक्स के माध्यम से। आज मैं आपको देने वाला हूँ अपनी छोटी-सी लाइब्रेरी का टूर। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ पर्सनल फ़ेवरेट्स की। मेरी फ़ेवरेट किताबें कौन-सी हैं और सबसे कीमती किताब कौन-सी है इस पूरी लाइब्रेरी में? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये किताब। और ये किताब है बेनितो मुसोलिनी की और आप देख सकते हैं इस किताब की हालत, ये बहुत पुरानी किताब है, 1928 की किताब है। 1928 में मतलब इसको लिखना शुरू किया गया और 1935 में ये पूरी हुई। तो ये 1935 की किताब है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया उसी दौर में। और बेनितो मुसोलिनी जो थे वो इटली के शासक थे, जो एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट हो गए थे अमेरिका के, और उन्होंने हिटलर के साथ हाथ मिला लिया था और बाद में उनको बहुत बुरे तरीके से मारा गया। इटली में जब गवर्नमेंट का ओवरथ्रो हुआ, जैसे-जैसे एलाइड पावर्स जीती और उन्होंने बर्लिन पे कब्जा किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक गरीब मोची का बच्चा, जो जूते सीने वाला आदमी था, उसका बच्चा कैसे एक गरीबी से उठ के एक देश का शासक बनता है और इतना ताकतवर शासक बनता है, कैसे उन्होंने ऐसा किया, बेनितो मुसोलिनी की सारी कहानी इस किताब में दर्ज है। और आज बेनितो मुसोलिनी ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी हम पढ़ सकते हैं। और ये किताब, अगर आज आप इस किताब की कीमत देखेंगे, स्क्रिबनर्स जो ओल्ड पब्लिशिंग हाउस था, तो इस किताब की कीमत आज के दौर में 2000 से $3000 है, सिर्फ इस एक किताब की कीमत। और ये आज हमारी लाइब्रेरी में ओरिजिनल शेप में दर्ज है। उसके बाद ये तो है पर्सनल फेवरेट की बात। उसके बाद एक और किताब है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है मुअम्मर अल गद्दाफी, जो लीबिया के शासक थे, जिन्होंने अफ्रीका में एक डॉलर के कंपेटिटिव अफ्रीकन करेंसी को बनाने की कोशिश की। डॉलर के कंपटीशन में गोल्ड को एक बेस बना के उन्होंने एक करेंसी डिजाइन करने की कोशिश की। और इस बुक का नाम है द ग्रीन बुक। कैसे उन्होंने सोशलिज्म के बेस पे लीबिया को एक बहुत ताकतवर और बहुत प्रॉस्परस कंट्री एक टाइप पे बना दिया था। इंडिया से भी लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते थे एक टाइम पे। लीबिया इतनी प्रॉस्परस कंट्री बन गई थी। अगर आपने वो आपको उस सिचुएशन के बारे में पता है, कैसे अमेरिका ने वहाँ पे हमला किया और फिर मुअम्मर अल गद्दाफी को ओवरथ्रो किया गया। और इसमें हर वो चीज़ दिखाई गई है, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शुरुआत की, एक गरीब लड़के से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शुरुआत की, फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से देश को एक डिक्टेटर बने, और कैसे उन्होंने सोशलिस्ट पॉलिसी लगाई, कौन सी वो पॉलिसीज़ थी जिनके कारण से उन्होंने लीबिया को एक इतनी प्रॉस्परस कंट्री के रूप में तैयार किया, जो अफ्रीका की एक कंपीटिंग करेंसी बना सके। तो वो सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी इस किताब में हैं। मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे सोशलिज्म से कोई इतना खास लगाव नहीं है, लेकिन एक नज़रिया ज़रूर देती है ये किताब उनके दिमाग के बारे में और क्या वो सोच रहे थे, क्यों उन्होंने वो प्रिंसिपल्स लगाए। तो ये भी एक मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट बुक है मिस्टर गद्दाफी के ऊपर जो है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं सद्दाम हुसैन के ऊपर, आपके इलॉन मस्क के ऊपर, आप अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको कैसे, उनकी लाइफ के पूरे बारे में, कैसे वो शिकागो में छोटी-छोटी स्पीचेस करते-करते एक राष्ट्रपति बन गए पूरे देश के, और उन्होंने सिविल वॉर के दौरान वो राष्ट्रपति रहे। तो वो भी इस किताब में है। तो अब्राहम लिंकन की जीवनी भी मेरी बहुत फेवरेट है, इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग किताब है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती, अगर आपने उनका नाम सुना हो, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1882 में इस किताब को एक टाइप से रिवाइज किया। इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो अगर आपको आर्य समाज के बारे में कुछ पता है, आर्य समाज जो कि हरियाणा में काफ़ी प्रचलित है, आर्य समाज के वो संस्थापक एक टाइप से उनको माना जाता है। और आर्य समाज में अलग-अलग धर्मों से जो चीज़ें ली गई हैं, अलग-अलग धर्म, जैसे सिख धर्म से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हिंदी से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इससे हिंदू धर्म से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस्लाम से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी अलग-अलग धर्म हैं। उनका एक टाइप से निचोड़ उन्होंने इस किताब में दिया है, जीवन जीने का तरीका एक टाइप से सिखाया है आर्य सामाजिक तरीकों, तौर तरीकों से। तो काफ़ी ज़्यादा ये किताब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आर्य समाज जब इंट्रोड्यूस किया गया हरियाणा में, जब हरियाणा और पंजाब में सिखिज़्म की लहर थी, मतलब बहुत सारे जो किसान खित्ते के लोग थे, वो सिखिज़्म में बहुत बड़े लेवल पे कन्वर्ट हो रहे थे, कन्वर्जन चल रहा था। तो वो मूवमेंट करनाल से आगे ना बढ़े और सिरसा से आगे रोहतक वाली बेल्ट में ना आए, उसमें आर्य समाज को इंट्रोड्यूस करने का बहुत एक इंटरेस्टिंग वो भी एक हिस्ट्री रही है। अगर आप हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और हरियाणा में सिख धर्म को कैसे रोका गया बढ़ने से, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। लेकिन आर्य समाज में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आर्य सामाजिक जीवन के लिए और एक पुराने हिंदू वैदिक तौर तरीकों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती है। ये था बायोग्राफीज़ का सेक्शन। अब आते हैं इन्वेस्टिंग के सेक्शन पे, जो इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और ऑप्शंस और ट्रेडिंग के बारे में जो किताबें हमें सिखाती हैं,
वो सब सीखने के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी कि जैसे कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टर्म ईटीएफ्स में या कॉमन स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, उस नज़रिए को सीखने के लिए अलग-अलग महान इन्वेस्टर्स थे जैसे कि पीटर लिंच, जैसे कि टोनी रॉबिन्स ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छी बुक लिखी है अवेकन द जायंट विदिन। उसके बाद आपकी ग्राहम एंड डॉड। तो आपको बेंजामिन ग्राहम के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बेंजामिन ग्राहम जो हैं वॉरेन बफेट के गुरुजी थे। और अगर आपको वॉरेन बफेट के बारे में नहीं पता तो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, उनके गुरुजी थे बेंजामिन ग्राहम। और उन्होंने सिक्योरिटी एनालिसिस यानी कि जो कंपनियां, छोटी कंपनियां हैं जिनमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बचा, उनको आप बाय करके कैसे उनसे प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में इस किताब में लिखा है। उसके बाद फिल टाउन की, उसके बाद डेव रैमजी की, काफ़ी सारे ऐसे फेमस इन्वेस्टर्स की इस लाइन में, इस श्रेणी में आपको बुक मिल जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग आपको एक पर्सपेक्टिव देती हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर। और द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट इसमें मैं सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो किताब लगती है वो वॉरेन बफेट की किताब लगती है। तो वॉरेन बफेट जो कि बर्कशायर हैथवे के मालिक हैं, और वो हर साल अपने स्टॉक होल्डर्स को लेटर्स लिखते हैं और एसेज लिखते हैं हर साल अपने स्टॉक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, और वो लेटर्स इस बुक में कंबाइल्ड हैं। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव है जो जो इस इन किताबों से मुझे सीखने को मिलता है। उसके बाद अब हम आते हैं रे डालियो। अगर आपको रे डालियो के बारे में नहीं पता तो रे डालियो ब्रिज वाटर सॉल्यूशंस के मालिक हैं, जो बहुत बड़ा हेज फंड है, ऑलमोस्ट 146 बिलियन डॉलर्स का हेज फंड है। और उसके जो मालिक हैं उन्होंने ये किताब लिखी है। और मैं आपको ये किताब दिखाता हूं। और इस किताब में वो प्रिडिक्ट करते हैं डेट क्राइसिस, यानी कि अमेरिका के ऊपर जो 37 ट्रिलियन का डेट है वो किस तरीके से अनफोल्ड होगा, और कैसे अमेरिका में डी डॉलराइजेशन की और फिर इकोनॉमिक श्रिंकिंग, और कैसे अमेरिका में आगे आगे ट्रबल आएगा अगर डेट को हैंडल नहीं किया गया और रिजर्व करेंसी का स्टेटस लूज होता है। तो ये बहुत साल से ये अमेरिकन गवर्नमेंट को और अमेरिकन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो अमेरिका के ऊपर डेट है, जो अमेरिका के ऊपर कर्ज है, और रिजर्व करेंसी का स्टेटस अगर लूज होता है तो कैसे ये कर्ज अमेरिका को खतरे में डाल सकता है। और अगर आपको रे डालियो के बारे में नहीं पता तो डी डॉलराइजेशन के ऊपर अगर आप किसी और को सुनते हो तो रे डालियो साहब को जरूर सुनिए। रे डालियो से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। उसके बाद अगली जो किताब जो मैं अभी इस टाइम पे पढ़ रहा हूं वो है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। बहुत फेमस बुक है और अभी मैं इसको पढ़ रहा हूं, और अभी 11-12 पेजेस मैंने पढ़े हैं। तो इस बुक में क्या है, इस बुक में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक चीज़ जो इस किताब में इंटरेस्टिंग दिखाई गई है वो ये है कि एक स्टडी हुई, उसमें काफ़ी सारे लोगों को एनालाइज़ किया गया। तो उसमें ऐसे लोगों को एनालाइज़ किया गया जो बिल्कुल हार चुके थे, बिल्कुल टूट चुके थे, अपनी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल गिव अप कर चुके थे और गरीबी में जी रहे थे और गरीबी में अपने परिवार को अपने साथ धकेल रहे थे, किसी न किसी तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। उनकी स्टडी की गई। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि इनमें से 5 लोगों को निकाल के इन लोगों को अफ़र्मेशंस बोली जाएँ डेली, कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, मैं बहुत भगवान के थ्रू मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, मैं एक विनर हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। ऐसी-ऐसी कुछ अफ़र्मेशंस उनको दी गई और उनको 6 महीने के अंतराल में उनको ऑब्ज़र्व किया गया। तो ऐसा देखा गया कि 5 वो जो लोग थे, जो उस भीड़ में से, हारे हुए लोगों की भीड़ में से जो 5 लोग जिनको अफ़र्मेशंस दी गई और उनको पॉज़िटिवली उन्होंने वो अफ़र्मेशंस रीड करी डेली, उनकी ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई। उनका माइंडसेट एकदम चेंज हो गया। उनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होने लगी, फाइनेंशियली उनकी सिचुएशन इंप्रूव होने लगी। तो ये चीज़ मैंने इस किताब से अभी मैं सीख रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। किताबें आपको इतनी सारी नॉलेज देती हैं जो आपको वीडियोज़ में और इधर-उधर की बकवास में कभी भी नहीं मिलेगी। तो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो मुझे इस किताब से अभी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और ये है चार्ल्स मंगर। चार्ल्स मंगर ने अपनी सारी नॉलेज इस किताब में डालने की कोशिश की है। पुअर चार्लीज एल्मेनैक, कैसे वो गरीबी से निकल के वॉरेन बफेट के पार्टनर बनते हैं और इतने अमीर आदमी बनते हैं, वो भी इस किताब में लिखा गया है। उसके बाद बेसिक इन्वेस्टमेंट की किताबें हैं। इनमें से एक मेरी एक और फेवरेट किताब है जो मैंने एक दोस्त को गिफ्ट दी है और वो अभी तक वापस नहीं आई है। उस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बैबलोन। यानी बैबलोन में एक आदमी था। बैबलोन एक बहुत पुराना शहर था, इराक का बहुत पुराना, और उसमें एक आदमी था जो बहुत गरीब था। लेकिन वो आदमी क्या करता है, वो भेड़ खरीदने बेचने का काम करने लगता है, और वो जितना ही पैसा कमाता है उसका थोड़ा सा हिस्सा बचाने लग जाता है, यानी 40 से 50% अपनी इनकम को सेव करने लग जाता है ओवर द टाइम। और वो
10-15 साल में बहुत अमीर आदमी बन जाता है अपनी सेविंग्स के और अपने ब्याज के उन सेविंग्स के ऊपर अपनी कमाई के साथ। और वो सेव करता रहता है, जबकि दूसरे लोग पैसा उड़ा देते हैं, दारू पी जाते हैं या और चीज़ें करते हैं उस पैसे के साथ, अपनी सेविंग्स के साथ। वो सेव करता रहता है डिलिजेंटली कछुए की चाल में, और वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है और वो अपना बिज़नेस और बढ़ाता है। ऐसा इस उस रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन में लिखा गया है कि कैसे कोई सिंपल आदमी, नौकरी करने वाला आदमी अगर स्मार्टली सेव करे और स्मार्टली इन्वेस्ट करे, तो वो एक बहुत अमीर आदमी बनने की कवायद रखता है, बहुत अमीर आदमी बनने की हिम्मत रखता है। ऐसा उस किताब में सिखाया गया है। तो रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं थर्ड सेक्शन में। तो थर्ड सेक्शन देखिए जो है वो है बिज़नेस का सेक्शन, यानी बिज़नेस में, मैनेजमेंट में, जैसे एक किताब है इसमें मैनेजिंग अप। तो ये जो एक किताब है, ये जैक वेल्च की है। जैक वेल्च जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ थे और उन्होंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टॉक को एक सस्ते से स्टॉक से बहुत बड़ी कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो जैक वेल्च ने ये एक किताब लिखी है। इसमें लिखा गया है कि कैसे आप अगर कॉर्पोरेट में काम करते हो तो अपने मैनेजर्स को कैसे मैनेज करें। ये तो आपको सब बता देंगे कि अपने एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करें। हमारे भी एम्प्लॉइज हैं, हम भी उनको मैनेज करते हैं, ये तो बहुत आसान है। सब बता देते हैं, अरे एम्प्लॉइज को ऐसा करो, ऐसा करो। आप अपने मैनेजर्स को, अपने जिन मैनेजर्स के नीचे आप रिपोर्ट करते हो, इनके नीचे काम करते हो, उनको कैसे मैनेज करें, वो इस किताब में सिखाया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो ऐसी-ऐसी किताबें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद काफ़ी सारी इसमें कंट्रोवर्शियल किताबें भी हैं, जैसे कि मेल माइंडसेट, फीमेल माइंडसेट, आज की दुनिया में औरतों का कैसा माइंडसेट होता जा रहा है 21st सेंचुरी में, और मेल्स का कैसा माइंडसेट होता जा रहा है, कैसे दुनिया बदल रही है। इस टॉपिक पे सबसे अच्छी किताब है रेशनल मेल बाय रोलो टोमासी। तो रेशनल मेल में ऐसा दिखाया गया है कि कैसे फेमिनिन एनर्जी, जो कि आज के टाइम में फेमिनिन एनर्जी का मतलब बदल गया है फेमिनिस्ट की मूवमेंट के कारण और चीज़ों के कारण, कैसे एक सिंपल आदमी उन चीज़ों को टैकल करके अपने परिवार को और अपनी 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 चीज़ों को सेव कर सकता है। वो इस किताब में दिखाया है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं आज की दुनिया में, लेकिन इंटरेस्टिंग फॉर श्योर। उसके बाद काफ़ी सारी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग किताबें हैं, जैसे कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, बोर्न टू विन हो गई, आपकी प्रिंसिपल्स, लाइफ एंड वर्क प्रिंसिपल्स बाय रे डालियो। रे डालियो, जैसा कि मैंने पहले बताया, ब्रिज वाटर सॉल्यूशंस के फाउंडर हैं, बहुत अमीर आदमी बने अपनी लाइफ में। तो उन्होंने अपनी लाइफ को और प्रिंसिपल्स को एक किताब में कॉन्स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, और वो किताब ये बनी, लाइफ एंड वर्क प्रिंसिपल। बहुत ही अच्छी किताब है। उसके बाद काफ़ी सारी किताबें हैं, जैसे कि आपका 10x रूल बाय ग्रैंट कार्डोन। ग्रैंट कार्डोन, अगर आपको नहीं पता, काफ़ी फेमस यूट्यूब पर्सनैलिटी भी हैं। उनकी एक किताब है, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, काफ़ी अच्छी किताब है। उसके बाद पीटर थिल, 0 टू 1। पीटर थिल, जैसा कि आपको सुना होगा, पेपैल कंपनी का नाम अगर सुना है, तो उसके इनिशियल फाउंडर थे, और पीटर थिल ने फिर बाद में काफ़ी सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया। तो पीटर थिल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, और उनकी किताब भी ये पढ़ने लायक है। और इस सेक्शन में एक सबसे इंटरेस्टिंग किताब मुझे जो लगती है, वो है फ्रूड, सिगमंड फ्रूड साहब की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो सिगमंड फ्रूड जो थे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक फिलोसोफर उनको आप कह सकते हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक पर्सनैलिटी थे। कोकेन का बहुत सेवन करते थे और अपनी माँ बहनों के बारे में कुछ अजीब अजीब सी बातें करते थे। लेकिन उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो नॉलेज बेस है, उनकी जो बातें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, वो इतनी डीप और इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो आपको एक टाइप से सोचने के लिए मजबूर कर देगी, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उनकी बातों में बहुत सच्चाई है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। एक मूवी भी बनी है लियोनार्डो डी कैप्रियो की, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स का एक एक्सटेंशन बनाया गया है। वो मूवी भी आपको देखनी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा नाम बाद में। और ये जो सिगमंड फ्रूड साहब थे, ये कोकेन का नशा करके और दारू का नशा करके चीजों को एनालाइज किया करते थे, लिखा करते थे। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर किताबें, और रिलीजन के ऊपर किताबें, जो रिलीजियस बुक्स हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वो सब भी आपको मैं अब दिखाऊंगा। लेट्स गो। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे फेवरेट किताबों में से मेरी दो सबसे फेवरेट किताब हैं, उनमें से सबसे पहली किताब है डॉक्टर एस जयशंकर की द इंडिया वे, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे अब तक जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो बहुत ही वियर्ड फॉरेन पॉलिसी थी। कभी हम चीन को भाई बोलते थे, कभी हम दूसरे देशों के आगे झुक जाते थे। लेकिन अब वो बताते हैं कि कैसे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को एक सेंट्रल पीस मान के, इंडिया के अराउंड पूरे वर्ल्ड को, वर्ल्ड की रिलेशंस को और वर्ल्ड की पॉलिसीज को इंडिया की नज़र से देखते हैं, इंडिया को सेंट्रल बना के। तो ये काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्होंने स्ट्रैटेजीज और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपने डॉक्टर एस जयशंकर की द इंडिया वे नहीं पढ़ी है, तो डेफिनेटली रेकमेंड, अ मस्ट रीड। उसके बाद एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जो थे, वो
पुराने ग्रीस और रोमन एम्पायर के बहुत ही महान थिंकर्स में से एक थे। जैसे चाणक्य थे, ऐसे ही एरिस्टोटल थे, और पॉलिटिकल थिंकर्स में से एक थे। और मैं आपको बताऊं कि जो मॉडर्न अमेरिका का जो सेटअप है, जो आज अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में है, उसका बहुत बड़ा बेसिक पॉलिसीज का श्रेय एरिस्टोटल की पॉलिसीज पे बेस्ड है। तो एरिस्टोटल बहुत ही महान थिंकर थे, और इनकी बातें पढ़ना पुराने दौर में, जब रोमन्स के दौर में और पुराने दौर में जो वेस्टर्न एक माइंडसेट था, और जो आज तक चला आ रहा है, वो उसका आपको पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया, वो भी उसके बारे में भी इन्होंने अपनी बातों में प्रिडिक्ट किया है कि कैसे रोमन्स उस टाइम पे ऐसा करते थे, और वही फॉर्मूला इंग्लैंड ने अपनाया, और वही फॉर्मूला आज तक चला आ रहा है। तो अगर आपने एरिस्टोटल की किताबें नहीं पढ़ी और एरिस्टोटल के माइंड को नहीं समझा है, तो आप वेस्टर्न माइंड को नहीं समझ सकते, वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसीज को नहीं समझ सकते। तो एरिस्टोटल की किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। और भी इसमें काफ़ी सारी किताबें हैं जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल आज के वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बातें करती हैं, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बातें करती हैं। आगे 2050 की, 2060 की दुनिया कैसे दिखेगी अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, उस बारे में भी काफ़ी सारी किताबें हैं जो उस बारे में बातें करती हैं। और एक ऐसी किताब है जिसने यूक्रेन युद्ध को आज से 20 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, वो भी किताब इस लाइब्रेरी में है। चलो अब बात करते हैं रिलीजियस बुक्स की। तो रिलीजियस बुक्स में सबसे पहले तो ऑफ कोर्स 10 कमांडमेंट्स, जो कि बाइबल की 10 कमांडमेंट्स हैं, और भगवत गीता भी है, लेकिन भगवत गीता हम अपने बेड के पास रखते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में 10 कमांडमेंट्स जो कि बाइबल से ली गई हैं। उसके बाद बाइबल, ऑफ कोर्स तो बाइबल भी हमारे पास है, जिसमें अलग अलग सैम्स और अलग अलग चीज़ें हैं। तो बाइबल भी है। उसके बाद द होली कुरान भी है। कुरान की 3 कॉपीज़ हैं, इंग्लिश, अरबिक और ओरिजिनल कुरान, जो कि ओल्ड स्क्रिप्चर है, जो कि जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, वो भी हमारे पास इस लाइब्रेरी में मौजूद है। एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब मुझे लगती है मॉर्मन्स, द बुक ऑफ मॉर्मन्स। तो मॉर्मन्स, अगर आपको नहीं पता, बुक ऑफ मॉर्मन्स जो है वो 18वीं सदी में लिखी गई, और मॉर्मन जो रिलीजन है वो 18वीं सदी में बना। तो मॉर्मन रिलीजन के ऊपर भी अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ने का, तो मॉर्मन रिलीजन के ऊपर जरूर पढ़िएगा। कैसे उन्होंने यूटा जो स्टेट है अमेरिका का, कैसे उन्होंने यूटा को डेवलप किया, क्योंकि यूटा जो है सारा मॉर्मन इकोनॉमी के अराउंड बेस्ड है, यूटा स्टेट जो है अमेरिका का। उसके बारे में भी आपको आगे वीडियोस में बताएंगे, यूटा स्टेट की हिस्ट्री और कैसे वो बना। तो मॉर्मन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है क्रिश्चियनिटी का, जिसने अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत अहम रोल प्ले किया है। और इनमें पॉलीगमी भी लीगल होती थी। मॉर्मन्स में काफी अरसे तक पॉलीगमी लीगल रही, यानी एक आदमी की 6 से 7 बीवियां, वो भी मॉर्मन्स में रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव है, क्रिश्चियनिटी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो मॉर्मन्स के बारे में भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी किताबें भी हैं जो जाट्स के ऊपर बेस्ड है, जो हरियाणा और पंजाब और पाकिस्तान की एक ट्राइबल कम्युनिटी है। अ, कैसा उनका डीएनए है, कहाँ से वो आए, सीथियंस थे कि आर्यंस थे, कैसे उनका डीएनए बना, उनका डीएनए नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन से कैसे डिफरेंट है, और वो डिफरेंट है भी कि नहीं है। वो सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने स्टडी नहीं की है तो डेफिनेटली एक स्टडी करने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी किताबें हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो डेविड जी महल हैं, एक सिख हैं, सिख जाट हैं पंजाब से, जिन्होंने अलग अलग तरीके के, अलग अलग एरियाज़ के जाट्स की एंसेस्ट्रल डीएनएज लिए, और उनको कंपेयर किया, और उनको अलग अलग हैप्लो ग्रुप से कंपेयर किया। तो पता लगा कि जो जाटों का डीएनए वो काफ़ी ज़्यादा कुछ कुछ मायनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी है, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर भी है। कई कई कम्युनिटीज़ के, जैसे पाश्तून कम्युनिटी है अफगानिस्तान की, उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, और कुछ इंडिया की कम्युनिटीज़ हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, और कुछ इंडिया की कम्युनिटीज़ हैं जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक ये भी एक सीखने को चीज़ें मिली, और ऐसी-ऐसी 3-4 मेरे पास किताबें और भी हैं। उसके बाद काफ़ी सारी किताबें हैं, जैसे कि डेविड बाल्डाची, और उसके बाद स्टीफन किंग, और उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, और उसके बाद वो डिक्शनरीज़ हैं अलग-अलग तरीके की। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की काफ़ी किताबें हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी किताबें हैं, और और फ़िक्शनल किताबें हैं, जैसे कि गॉडफ़ादर जो मूवी बनी है उसकी किताबें हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़िक्शन है। उसके बाद अरुंधति रॉय, जो कि इंडिया की एक राइटर हैं, उनकी किताबें हैं। चेतन भगत की किताबें हैं, द 5 स्टेट जो मूवी बनी है। तो ऐसी-ऐसी काफ़ी सारी किताबें भी हैं, फ़िक्शनल वर्क भी है मेरी लाइब्रेरी में। थोड़ा है लेकिन है ज़रूर। तो ये था आज हमारी लाइब्रेरी का टूर। आप हमें बताएँ, आपको कौन-सी बुक इस कलेक्शन में सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट लगी? आपकी फ़ेवरेट कौन-सी बुक है? और आपकी लाइब्रेरी में आप आज के टाइम पे कौन-सी किताब पढ़ रहे हैं? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कीजिए। बुक्स आर व्हाट विल मेक यू अ लीडर एंड विल हेल्प यू नो योरसेल्फ एंड इंप्रूव एज़ अ पर्सन।
Thank you so much for watching.